जी हां दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि 30 सांसदों ने मोदी और शाह का गेम बिगाड़ दिया। आखिर 8 सांसदों को, जिनको लगभग शाह तोड़ चुके थे, कैसे वो कांग्रेस की तरफ आने लग गए। और मौजूदा वक्त में संसद के मॉनसून सत्र से पहले क्यों कहा जा रहा है कि मोदी और शाह के सारे सपने चकनाचूर हो गए। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से जिस तरीके की स्थिति राजनीतिक तौर पर संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को कचड़े के डब्बे में रख करके दिल्ली ने पैदा की है, जिस तरीके से तोड़फोड़ का खेल शुरू किया, यह सोचकर कि उसका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें जब चाहे मोदी शाह जब तक चाहे सत्ता में बने रह सकते हैं, ऑपरेशन परिसीमन, डिलिमिटेशन, जिसके जरिए हिंदी भाषी बेल्ट में वो इतनी सीटें बढ़ा लेंगे जिससे दूसरे राज्यों में, देश के दूसरे हिस्सों में हार भी जाएं तो कोई फर्क नहीं, और उसी से वो सत्ता में बने रहेंगे। मगर दोस्तों, मौजूदा वक्त में परिसीमन बिल को पास करने के लिए ऑपरेशन मिशन 360, जो कि अभी 41-42 के पीछे थे शाह मोदी, लेकिन इस बीच में उन्होंने 8 और सांसदों को तोड़ने के लिए फाइनल स्टेज की नौबत राजनीति में रात के अंधेरे में ले आए। उधर 22 और सांसदों को, यानी कि देश के पश्चिमी हिस्से के 8 सांसद और देश के दक्षिणी हिस्से के 22 सांसदों पर निगाह डाल करके बातचीत का दौर शुरू किया। मगर राहुल गांधी की एक मुलाकात, भले ही इस वक्त डीएमके और कांग्रेस पार्टी अलग अलग हैं, भले ही राहुल गांधी और स्टालिन एक साथ एक मंच नहीं शेयर कर रहे हों, लेकिन दोस्तों, राजनीति में बहुत कुछ ऐसा होता है जो पर्दे के पीछे सतत प्रक्रिया चलती रहती है। क्योंकि मौजूदा वक्त में केंद्र की मोदी सरकार जो कुछ कर रही है विपक्षियों के सामने, विपक्षी का तो एक हिस्सा है डीएमके। अगर डीएमके के 22 सांसदों में से 18 पर निगाह भारतीय जनता पार्टी की तोड़फोड़ करने की थी, अगर महाराष्ट्र में शरद पवार के 8 सांसदों में से 7 को तोड़ने की कोशिश न सिर्फ की गई, बल्कि ऐसा लगा कि अब टूटे तब टूटे, लेकिन इस बीच में ये दोनों ही खेल धराशायी हो गया। दरअसल दोस्तों, बीते दिनों अप्रैल महीने में संसद में जो कुछ हुआ, मोदी और शाह ने उसे अपने दिल पे लिया, अपनी ईगो पे लिया, क्योंकि पहली बार उनको लगा कि साहब संसद के भीतर हम फ्लोर मैनेज नहीं कर पाए, 2/3 बहुमत ला नहीं पाए। लेकिन दोस्तों, इन 30 सांसदों का खेला क्या है, कैसे ये गायब हुए, कैसे इन्होंने खेल बिगाड़ा, विस्तार से बताता हूं। उससे पहले आपके जहन में आ रहा होगा कि साहब फायदा क्या हुआ शाह का ममता और टीएमसी और उद्धव के शिवसेना को तोड़ करके, अगर यही स्थिति होनी थी तो। दोस्तों, एक एक परतें आपके सामने खोलूंगा कि क्योंकि राहुल गांधी ने इस बार मास्टर स्ट्रोक खेला। क्योंकि दोस्तों, जिस विधेयक को पारित करने के लिए केंद्र की सरकार इस वक्त ललियायत नहीं है, एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है, मॉनसून सत्र का इंतजार कर रही है, और ऐसे में शायद उसका आंकड़ा 360 के आसपास एनडीए प्लस न्यूट्रल सांसदों के साथ मिलकर बन रहा था, मगर फाइनली धराशायी हो गया। अब दोस्तों, इन तमाम चीजों से बौखला करके कांग्रेस से जुड़ी हुई पार्टियां, उनकी सहयोगी पार्टियां, उनसे जुड़े हुए लोगों पर किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार निगाहें तरेरने लगी, कैसे उनके खिलाफ केसेस करवाने लग गई, कैसे उनको शिकंजे में लेकर के अपनी एजेंसियों के जरिए परेशान करने की कोशिश करने लगी, इस पर भी आता हूं। मगर दोस्तों, शरद पवार की पार्टी को तोड़ने की जो पूरी की प्रक्रिया थी, एंड तक पहुंच करके ध्वस्त हो गई। मैं आपको कुछ दरबारी मीडिया की खबरें दिखाता हूं जो हेडलाइंस हैं। दोस्तों, कैसे कंट्राडिक्शन है इन दरबारी मीडिया के अंदर, आप हेडलाइंस देखते जाइए। लगातार लिख रहे हैं कि 27 सालों के बाद में एक होंगी दोनों पार्टियां, यानी कि एनसीपी और कांग्रेस पार्टी। कोई लिख रहा है कि महाराष्ट्र में बड़ा खेला कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, या फिर विपक्षी गठबंधन ने, एनसीपी और कांग्रेस एक साथ आ रही हैं। मगर दोस्तों, उसी दरबारी मीडिया में से एक लिख रहा है कि साहब मानसून सत्र से पहले शाह का बड़ा खेला। मानसून सत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने जो निगाहें लगा रखी हैं, उसमें उसको कामयाबी। इस किस्म के कंट्राडिक्शन वाली खबरें जो कि अपने आप में दर्शाती हैं महाफर्जी, महागलत तरीके से, अनैतिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से बीजेपी के जरिए प्लांट कराई गई ये खबरें हैं।
मगर इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और भाजपाइयों को, अंधभक्तों को कैसे कोर्ट ने लताड़ लगाई है वो भी आपको बता देते हैं। वैसे दोस्तों इस बीच में आपने देखा राम मंदिर का जिक्र हर एक घंटे में आता होगा, टीवी चैनल से लेकर के, सोशल मीडिया से लेकर के, पोर्टल से लेकर आपके चौक चौराहों के चाय के दुकानों पर, हर जगह। लेकिन क्या हो रहा है उसमें? बड़ी मछलियां घूम रही हैं, कोई एफआईआर नहीं। चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा सब बेधड़क होकर, जबकि ये सब के सब संघ के चहेते और मोदी सरकार के जरिए नियुक्त किए गए ट्रस्ट में बिठाए गए लोग हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं, पेपर लीक पर कोई जवाबदेही नहीं, गिरते रुपए, बढ़ते तेल की कीमतों पर कोई जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं। मगर देश में हिंदू मुस्लिम की ऐसी मुहिम की अदालतों पर, जजेस पर हमले किए जा रहे हैं। एक मुस्लिम जज के खिलाफ प्रदर्शन से लेकर सोशल मीडिया पर अंधभक्तों ने, भाजपाइयों ने जो मुहिम छेड़ी, उसने जान से मारने तक की धमकी आ गई। मगर सरकार, मोदी शाह, सब कोई खामोश। मामला जब तूल पकड़ा, अदालत ने फिर से कार्रवाई की, अंधभक्तों पर मुकदमे की शुरुआत हुई। दोस्तों बताता हूं कैसे। मगर अब आप सोचिए कि अभी अभी मैंने पिछले शो में आपको दिखाया कि कैसे महाराष्ट्र की ही अदालत, हाई कोर्ट ने किस तौर पर यह खुलेआम टिप्पणी की कि जनता आपकी गुलाम नहीं है, आप गुलाम नहीं बना सकते। वॉशिंग मशीन रख करके जिस तरीके से भ्रमित किया जा रहा, दबाव में डाला जा रहा। सटायर में कहा था याचिकाकर्ता जो कि पॉलिटिकल पार्टी के नेता थे कि साहब आप भी पाला बदल लीजिए, वॉशिंग मशीन तो लगी हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग महाराष्ट्र में तो चल ही रहा है। जब अदालतें इस किस्म की टिप्पणियां कर रही हैं, बावजूद इसके सत्ता और सरकार मस्त है, क्योंकि उसे लगता है कि जनता किसे भी वोट दे, ये वोटर किसी के भी खाते में वोट करें, उसका फायदा तो हमें ही होगा, क्योंकि या तो हम जीतेंगे या तो हम नहीं जीतेंगे। हम नहीं जीतेंगे तो जीते हुए लोगों को हम जीत लेंगे, डर दिखाकर, लालच दिखाकर, जेल का डर, एजेंसियों का डर दिखाकर। अब दोस्तों इनके फॉलोअर्स ने तो जजेस को नहीं छोड़ा है। मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग के 14 दोषियों को जैसे ही एक जज ने, इत्तफाक से वो जज जिनका नाम तबस्सुम खान था, उन्होंने उम्र कैद की सजा सुनाई, उनको किस तरीके से अंधभक्तों ने, भाजपाइयों ने घेर लिया, प्रदर्शन किए, किस तरीके से पीट पीट कर एक मुस्लिम शख्स की हत्या की गई थी, जिसके खिलाफ में जो लोग पकड़े गए, अदालती कार्रवाई में जिन लोगों के खिलाफ में सजा होनी थी, वो सारे के सारे गैर मुस्लिम थे। मगर जब उस मुस्लिम जज ने वो सजा सुनाई उम्र कैद की, तो उसे जान से मारने की धमकियां देनी जाने लगी, प्रदर्शन किए जाने लगे, सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग जगहों पर लिखे जाने लगे। दोस्तों मगर सरकार खामोश, भाजपा खामोश, इनकी एजेंसियां खामोश। क्या हुआ दोस्तों? जैसे वो मुस्लिम महिला ने, उस महिला जज ने फैसला दिया, सोशल मीडिया पर लोगों ने न्यायाधीश तबस्सुम खान के खिलाफ में क्या कुछ नहीं कहा, आपत्तिजनक टिप्पणियां, कुछ पोस्ट में उन्हें सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए निशाना बनाया गया, कुछ वीडियो में हिंसा और जान से मारने की धमकियां दी गई। अदालत के फैसले को न्यायिक निर्णय के बजाय जज की धार्मिक पहचान से जोड़कर पेश किया गया। लोगों ने दोषियों की रिहाई की मांग की। जो मॉब लिंचिंग के दोषी हैं, जिनको उम्र कैद है, उनको रिहा करने के लिए दबाव डाले जाने लगा। कुछ वीडियो में जज तबस्सुम खान के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक धमकियां। ठाकुर विशाल सिंह नाम के एक शख्स ने अपने फोन कैमरे से उसने एक मौजूदा न्यायाधीश को धमकी देते हुए खुलेआम अपशब्दों का, सांप्रदायिक गालियों का इस्तेमाल किया। धमकी देते हुए कहा कि अगर 14 दिन में हमारे 14 भाइयों को रिहा नहीं किया गया, पूरे देश में खून खराबा होगा। मगर कहां रह जाता है यहां पर खुद को योगी कहने वाले मुख्यमंत्री का बुलडोजर? कहां रह जाता है देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए शख्स का कि मेरा ये नेचर है, मैं छोड़ता नहीं हूं? कहां छुप जाते हैं आप? इस पर कार्रवाई नहीं। गोदी और दरबारी मीडिया तक, इन्फ्लुएंसर तक, गौरक्षकों ने भी फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। 2023 में नासिर और जुनैद की हत्या के आरोपी मोहित मोनू मानेसर ने एक वीडियो जारी करके इस फैसले की निंदा की। हिंदुओं से एकजुट होकर अपील करके हमला करने की बात की जा रही है, मगर सत्ता, सरकार, एजेंसियां सब खामोश। और इस बीच में खेल क्या चल रहा है? खेल चल रहा कि पैसा और धन की उगाही की जाए। धन्ना सेठों को, 3-4 इंडस्ट्रीज को तो अपने साथ मिला ही रखा गया है, मगर देश में तमाम मंत्रालय से उगाही कराई जा रही है। इसीलिए डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं आ रही। यहां तक कि जिस राम के नाम पर इन्होंने अपनी राजनीति की बसात बिछाई, 2 सीटों से लेकर 303 तक पहुंचे थे, वो तो 24 में 240 पे खिसका दिए गए। उस राम के नाम का उपयोग, दुरुपयोग करते हुए चंदा चोरी और लूट किया गया, एफआईआर तक नहीं। और दोस्तों ऐसे में खेल सिर्फ
सांसदों और विधायकों को तोड़ो क्योंकि उनको अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करना है। लेकिन महाराष्ट्र में खेल धराशायी हो गया। 8 सांसदों को तोड़ रहे थे, तोड़ ही लिया था लगभग। दरबारी मीडिया की खबरों को भी आपको मैंने दिखाया। मगर राहुल गांधी ने जिस तरीके से शरद पवार और जिस तरीके से दूरियां होने के बावजूद M.K. स्टालिन की पार्टी से बातचीत की, शाह की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। तो क्या यह संकेत है आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्षी एकजुटता और सत्ता पक्ष की हर एक धृत राष्ट्र वाली नीति को तोड़ने के लिए? आने वाले दिनों की कहानी बड़ी दिलचस्प बनने जा रही है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।